नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल का उदय कैसे हुआ, मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं, मानव भूगोल क्यों बनी, मानव भूगोल कैसे बनी, और साथ साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि मानव भूगोल को अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो लास्ट का जो हमारा वीडियो था वो मानव भूगोल की परिभाषा से जुड़ा हुआ, मानव भूगोल की परिभाषा से जुड़ा हुआ। और बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो है उसी वीडियो के आगे चैप्टर हमारा वही है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, लेकिन दूसरा वीडियो इस टॉपिक का हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि मानव भूगोल मनुष्य संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है, मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव समाज और धरातल के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं तो मानव भूगोल की प्रकृति की चर्चा करने वाले हैं, और मानव भूगोल की प्रकृति के साथ साथ में मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र या फिर हम ऐसा कहें कि जो विषय क्षेत्र है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है या उसका विषय क्षेत्र कैसा है। इन दो बिंदुओं की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के ऊपर। मानव भूगोल की प्रकृति कैसे? देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मानव भूगोल मनुष्य से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, और इसमें जो मानव का अध्ययन किया जाता है उसमें मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं उनको केंद्र स्थान दिया जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण यदि मानव भूगोल में किसी का स्थान है तो मानव की क्रियाकलापों का है। मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है, अनेक क्रियाएं मानव की है। तो मानव भूगोल जो है विस्तृत विषय है, व्यापक विषय है, इसी कारण इसकी प्रकृति में बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए, जीन ब्रून्स नामक जो विद्वान थे उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल का संबंध मानव से ठीक उसी प्रकार से है जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से होता है, पैसे से होता है, वैल्यू से होता है। अर्थशास्त्र में मुख्य किसका अध्ययन करते हैं? पूंजी और उसके प्रबंधन का अध्ययन, यानी कीमतों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? अर्थशास्त्र के अंदर। जैसे भूगर्भ शास्त्र होती है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानें कैसी हैं, कैसे निर्मित हुई, किस प्रकार की है, कठोर है, मुलायम है, परतदार है, आगने हैं, और सब चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र नामक जो विषय होता है उसके अंदर पेड़ों और पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है। पेड़ कैसे बने, अंकुरण कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुई, पेड़ों के प्रकार कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वितरण कैसा है। तो वनस्पति शास्त्र में जैसे पादपों का या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक दशाओं का अध्ययन करने वाला विषय समाज शास्त्र, जैसे समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज कैसा है, समाज की परंपराएं कैसी हैं, समाज का स्वरूप कैसा है, समाज की प्रथाएं कैसी हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिकों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल के अंदर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं से जुड़ी हुई है। मानवीय क्रियाकलापों की इसमें केंद्रीय भूमिका है। अब मानव भूगोल का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया वो कैसे आया? भी ऐसा तो है नहीं कि आज जैसा मानव भूगोल पहले जैसा ही रहा था, ये बदलता रहा है।
इसका विकास हुआ है, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है। और इसी कारण मानव भूगोल के अंदर हम कब, क्यों और कैसे, ये शब्द है जिनके तहत मानवीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। कोई भी चीज कहीं घटित हो रही है तो क्यों घटित हो रही है, मानव उत्पन्न हुआ तो क्यों उत्पन्न हुआ, कहीं कम मिल रहा है वितरण मनुष्य का, कहीं ज्यादा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, मनुष्य अपनी क्रियाएं कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो कब, क्यों और कैसे, इन शब्दों के रूप में हम मानवीय दशाओं का अध्ययन करते हैं। और ऐसे मानवीय दशाओं का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है वो ही हमारे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती है। अब देखिए, पृथ्वी पर बहुत प्रकार के प्रदेश मिलते हैं, भौगोलिक दशाएं अलग अलग मिलती है, सामाजिक दशाएं अलग अलग मिलती है। मनुष्य का इन सभी क्षेत्रों में कैसे समायोजन हुआ है, उसने कैसे प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट किया है, ये सारी जो प्रक्रिया है उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की मुख्य प्रकृति है। पारिस्थितिक समायोजन की प्रक्रिया, स्थानिक संगठन की प्रक्रिया, राजनीतिक दशाओं के साथ संबंधन की प्रक्रिया, प्रकृति के साथ समायोजन की प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इन सब का अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में किया जाता है। देखो, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारी चीजें प्रदान की और उन चीजों के अंदर मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार परिवर्तन किया है। मानव के द्वारा ये जो परिवर्तन किया है उसके कारण धरातल पर सांस्कृतिक दृष्टिभूमि का विकास हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके जो सांस्कृतिक दृष्टिभूमि का विकास हुआ है वो भी मुख्य रूप से किसके अंदर शामिल किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर शामिल किया जाता है। तो एक तरीके से हम ये कहें कि मनुष्य मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो विविधता युक्त है, अलग अलग प्रकार की स्थिति को दर्शाती, लेकिन उसमें जो केंद्रीय स्थान है और केंद्रीय भूमिका है, उस प्रकृति के केंद्र में यदि किसी को माना गया तो कौन है, मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है। आप लास्ट ईयर के जो पेपर उठाकर देखेंगे तो आया हुआ है, आगे के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, मानव। और मानव भूगोल में केंद्रीय भूमिका किसकी है, मानवीय क्रियाकलापों की। ये सारी की सारी जो चीज है वो मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में शामिल की जाती है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से, कॉलेज के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप यदि देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है कि मनुष्य की केंद्रीय भूमिका है। तो कहने का मतलब ये कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो मानव के इर्द गिर्द घूमती है। मनुष्य क्या कर रहा है, अपने चारों ओर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी की सारी जो दशाएं हैं मानवीय संदर्भ में सभी दशाओं का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है वो ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति वाला पॉइंट था। अब बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है अध्ययन क्षेत्र यानी कि विषय क्षेत्र। अभी मैंने आपके सामने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया। प्रकृति से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि मानव भूगोल की प्रकृति बहुत विविधता युक्त है, लेकिन केंद्रीय भूमिका किसकी है, मानव की है। और इसी कारण मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र वो बहुत व्यापक बन गया है, क्योंकि धरातल पर आप कुछ भी देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मानव के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का, चाहे रचनात्मक हो या फिर विनाशात्मक हो, परिवर्तन अवश्य किया गया। तो मानव की क्रियाओं के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक मिलता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें मुख्य रूप से पाई जाती है, कुछ दशाएं बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और हम ऐसा कहें कि मानव भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो मुख्य रूप से उन्हीं बिंदुओं के चारों ओर घूमता है। इसी को आधार मानकर मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं और जिसके माध्यम से आपको मानव भूगोल के बारे में समझना है।
देखिए ये मानव भूगोल मान लीजिए, मानव भूगोल, और मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने डाल लिया मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कि क्या है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, मानव भूगोल में किस किस को शामिल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मानव भूगोल के अंदर यदि किसी की केंद्रीय भूमिका है तो वो कौन है, मानव है। और मानव को किसके रूप में जानते हैं, जनसंख्या संसाधन के रूप में, जनसंख्या संसाधन के रूप में। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में यदि सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो किसका, मानव या जनसंख्या संसाधन। दूसरा देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब मनुष्य क्या करता है, जनसंख्या जो होती है वो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदत्त होते हैं उनमें क्या करती है, बदलाव करती है, परिवर्तन करती है। भाई हम अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदान किए गए हैं उनमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। और मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में इस प्रकार से बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उससे किसका निर्माण होता है, सांस्कृतिक दृष्टिभूमि का निर्माण होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप। ये अध्ययन क्षेत्र का एक नवीन बिंदु हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो पहला कौन सा, जनसंख्या संसाधन के बारे में, दूसरा कौन सा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तीसरा किसके बारे में, सांस्कृतिक स्वरूप या सांस्कृतिक परिवेश के बारे में। उसके बाद में देखिए कालिक विश्लेषण, कालिक विश्लेषण या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कालिक अनुक्रम। मानव भूगोल का जो अध्ययन किया जाता है वो केवल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं होता कि आज कैसी स्थिति उसी का अध्ययन किया जाता है, काल के अनुसार किया जाता है। कब, पहले का समय क्या है, प्राचीन काल में मानव की स्थिति कैसी है, आधुनिक काल में मानव की स्थिति कैसी है, या फिर हम ऐसा कि अंत युग में मानव भूगोल कैसा था, मध्य युग में मानव भूगोल कैसा था, आधुनिक युग में मानव भूगोल कैसा था। मानव ने किस प्रकार से समय के अनुसार अपने स्वरूप को बदला है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो मानव भूगोल में परिवर्तन आए हैं उन सबका जो अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है वो कालिक अनुक्रम के रूप में या कालिक विश्लेषण के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन, मनुष्य ने किस प्रकार से दूसरी दशाओं से समायोजन किया है, प्रादेशिक दशाओं से कैसे समायोजन किया है, प्रकृति से कैसे समायोजन किया है। और इस समायोजन की प्रक्रिया उसी को किसके नाम